हेलो एवरीवन। आज हम लोग भाग 1 जो कि केंद्र राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और भाग 2 नागरिकता जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है। इन दोनों को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे विथ मेमोरी हैक्स, जिससे ये चीज़ें आज के आज ही अगले आधे घंटे में आपके माइंड में चली जाएँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें छोटी हैं, कुछ चीज़ें बड़ी हैं, आप चीज़ों को बड़ा करके लिखो। पहले वीडियो में मानता हूँ कि चीज़ें छोटी थी, लेकिन अगले वीडियो में लेटर्स इतने भी छोटे नहीं हैं कि आपको दिखाई न दे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ये आपको अच्छे से मिले, तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसको स्कैन करके उसमें डाल दिया करूँगा, तो आपके पास ये फैसिलिटी है ना कि आप थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं। वैसे तो मैं सारी चीज़ें इसमें एक एक चीज़ें तो एक्सप्लेन ही करता हूँ, बताता भी हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो वहाँ से आप कर लीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये आधे घंटे मैं आऊँ, स्क्रीनशॉट लेके चला जाऊँ और जाके उसको आराम से पढ़ूँगा, उससे ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। जो मेहनत में भाग 1 भाग 2 को कवर करने में लगा मुझे, कम से कम 2-3 आवर्स लग गए। आपको यही चीज़ पढ़ने में कम से कम 2-3 दिन भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो या तो आप खुद ही कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होंगे, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, आप खुद सोचो कि ये टॉपिक समझने में आपको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। तो इतना अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रहा हूँ, इसलिए कि आपको वो चीज़ें आसानी से पहुँच जाए ना। अगर आप आधे घंटे सोच रहे हो कि ये आपकी बर्बादी है, तो देखो आप आधे घंटे कहाँ देते हो, शॉर्ट्स देखने में, डांस वीडियो देखने में, कॉमेडी में या साउथ की मूवीज़ में, यहाँ सब आप नहीं दे रहे हो। तो देखो आप कितना टाइम बर्बाद कर रहे। तो इससे अच्छा है कि आप डेली आधे घंटे आप मेरे साथ इसको मतलब करते चलो। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आज के आज नहीं बनी हुई हैं, ये पिछले 3-4 साल में ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो सारी चीज़ें मैं कैसे अपने माइंड में रखा हूँ, बस वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा। ये चीज़ें आपको कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ होगा कि वहाँ पे डर का बिजनेस होता है। आपको डर दिखाया जाएगा कि जीएस ये टफ़ है, पॉलिटी टफ़ है, तो हिस्ट्री टफ़ है, हिस्ट्री नहीं तो इकॉनमी टफ़ है। टफ़ जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करते हो, वो 0 और 1 पे काम करता है, सेम ऐसे हमारा माइंड भी काम करता है। तो जिसके बारे में मैं लास्ट में बात करूँगा, जिससे कुछ लोगों को ये ना लगे कि पहले टॉपिक पहले कवर कर लें फिर वो, तो आप लोग रुके रहिए। लास्ट में आपको 4 मूल मंत्र भी मैं देने वाला हूँ। तो ये है पहला कि आप लोग क्लास ज्वाइन करने के पहले ये 4 मूल मंत्र अपने माइंड में स्टोर करके आइएगा, या उसको एक बार दोहरा ही लीजिएगा, तब आप क्लास स्टार्ट करिएगा। पहला कि हमारे माइंड की जो कैपेसिटी है वो है 2.5 पेटाबाइट। पेटाबाइट को अगर हम थोड़ा अगर इसको समझाएं, आपके मोबाइल में कितना स्टोरेज होता है, आप बोलते हो 64 GB, 128 GB, 256 GB, लेकिन जो हमारे माइंड की स्टोरेज है वह 10 लाख GB है। 10 लाख GB का मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा। तो आप ये मत सोचो कि चीज़ें यहाँ पे लिंक करके पढ़ रहे हैं तो इसके लिए और भी मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बचपन में देखते हो ना, जब आप साइकिल चलाना सीखोगे पीछे से कोई एक पकड़ रहा होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हो तो अपने आप वो चीज़ें हट जाती हैं, या तो हाथ छोड़ दिया जाता है, या तो जो 3 पहिए वाली रहती है 2 को निकाल दिया जाता है। तो सेम ऐसे मेमोरी हैक्स और ट्रिक्स जो मैं स्टोरी से रिलेट करूँगा, विजुअल या पिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होंगी, प्रीवियस मेमोरी से मैं कनेक्टेड करूँगा। तो आप ये घबराइए मत कि इतना ज़्यादा मैं कैसे याद करूँगा। चीज़ें आसान करने की जिम्मेवारी मेरी है, बस आप अच्छे से देखो। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना तो कोई एक्सपेक्टेशन है। आप लोगों को जितना मैंने बताया उतनी मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, और भी है। मैं उसको हो सकता है कि अगले ही वीडियो में जब मैं बताऊंगा कि ये 4 मूल मंत्र के बारे में, उसी में अपने बारे में और आपको बताऊंगा। वहाँ से लेके आज यूकेपीएससी के मेंस तक जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है या जो मेरी अचीवमेंट है, मैं सब बताने वाला हूँ। शायद आप अपने आप से उसको रिलेट भी कर पाएँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। पहला कितना है ये आप बोलिएगा अपने माइंड को, क्या 10 लाख GB, ठीक है। तो जिससे आपका माइंड ये ना सोचे कि यार इतना डाटा मैं कैसे सेव करूँ, कैसे नहीं, आप डेली इसको दोहराते रहो। दूसरा, जीएस जैसा कुछ नहीं है। जीएस बस टॉपिक जैसा बांट दिया गया है कि हाँ ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकॉनमी है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि इकॉनमी कठिन है, कुछ लोग बोलेंगे पॉलिटी कठिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डाटा है। डाटा क्या, 0-1 मतलब 0 से 1 तक काउंटिंग का, और A to Z या क से ज्ञ तक वर्ल्ड का। इसके अलावा आप कुछ सोच सकते हो तो सोचो। बस मैं इन दोनों पे ही काम करूंगा। जैसे 1 से लेके 100 तक मेरे माइंड में हर एक का पिक्चर आता है। आपके दिमाग में नंबर आते होंगे, मेरे दिमाग में पिक्चर आता है। तो ये चीज़ें मैं कैसे करता हूँ, अगले वीडियो में जब मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये है, ये क्या है, सिर्फ पेज है। आप क्या बोलोगे, पेज है। पेज का मतलब पॉलिटी, इकॉनमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री,
और IR। सिर्फ ये क्या है, पेज है, एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है, बस आपको अपने माइंड में ये रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। या तो जैसे जैसे मैं टॉपिक कवर कराऊंगा आपको वो चीज़ें पता चलती जाएंगी, जब आप मूवी से रिलेट करोगे, जैसे आपको लगे कोई एक मैंने मूवी देख के गई है, तो ये हो गया। और तीसरा आप ये याद रखो कि हर एक टॉपिक, जैसे मैं जो टॉपिक 15 मिनट 20 मिनट में कवर करा दे रहा हूँ, आप PYQ उठाओ। मैं सारे PYQ, चाहे उत्तराखंड PCS हो, UP PCS हो, UPSC हो, बिहार PCS हो, NDA CDS, इन सब के क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ। तो इन सब का जो भी है मैं अपने माइंड में रखता हूँ कि एग्ज़ाम में कहाँ तक पूछ सकता है, तो उसके बिहाफ पे मैं फिर डिसाइड करता हूँ मुझे क्या क्या कंटेंट आप लोगों को देना है। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहो। तो दूसरा, हर एक टॉपिक को उसकी औकात के अकॉर्डिंग करनी है कि जिस टॉपिक की जितनी औकात है उसको उतना ही टाइम दो, क्योंकि आपको सारी चीज़ आप एग्जाम में लेके नहीं जा सकते हो। तो क्या चीज़, ये नोट करना। तीसरा है RRR, ये चौथा मूल मंत्र है। RRR का मतलब रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जैसे आपने पहली बार एक बार वीडियो देख लिया, तुरंत आप नोट्स मत बनाओ। नोट्स शाम को जो है एक बार फिर से वीडियो प्ले करो, रात में वीडियो प्ले करो और उसको फिर अच्छे से उसको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट आपके फिर वही स्क्रीनशॉट की लिस्ट में ज़्यादा 3000 होंगे, 4000 होंगे, उसमें बस +1 होते जाएंगे। या तो आपने जो प्रीवियस दो वीडियोज देखे हैं, देखो आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, देखो उसमें से कितना आपके माइंड में है और कितना वो गया है। जो चीज़ें आपको सोर्सेज, इतना कठिन टॉपिक था उसको हर एक चीज़ से उसके नाम से रिलेट करके ट्रिक से बैठा के, या शेड्यूल को ट्रिक से बैठा के जो चीज़ें मैंने बता दी वो आप देखो, आप उसको कितने दिनों में या कितने टाइम में आप उसको अपने माइंड में ले जाओगे। तो ये चीज़ें हैं कि आप उसको एक बार अगर रिवाइज कर लोगे तो परमानेंट आपकी मेमोरी में चली जाएगी। तो इसके बारे में, ये चारों के बारे में लास्ट में बात कर लेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, कोई भी डाटा कैसे अपने माइंड में स्टोर करो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, GS के किसी भी पोर्शन का हो, मैं ये बता दूंगा माइंड काम कैसे करता है। ये मैंने खुद से नहीं सीखी है, ये मैंने जैसे 2-3 ऐसे पर्सन हैं जो जैसे फॉरेन के एक हैं, एक बिहार के थे, या फिर ऐसे और 1-2 लोग हैं जो मैंने ऑनलाइन कोर्सेज करी, वो करी। तो हमारा ब्रेन काम कैसे करता है इस पे मैंने सीखा। मेरा भी BSc बैकग्राउंड था, IIT JAM दिया, उसको क्लियर किया, या फिर MSc ड्रॉप आउट, मतलब कि MSc छोड़ के फिर आ गया UPSC के लिए। तो चीज़ें मुझे भी प्रॉब्लम देती थी कि मैं साइंस बैकग्राउंड का हो, मैथ रीजनिंग ये सब समझ में आती है, मैं आर्ट हो गया, फिर ये सब चीज़ें, आर्ट के सब्जेक्ट में कैसे समझूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने इसके लिए वही सेपरेट कोर्स किया कि मतलब कि पहले कैसे कोई चीज़ माइंड में रखा जाता है। आज के लगभग 4 साल पहले, 3 से 4 साल हो गए। तो वो चीज़ें मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो बना के उसमें डाल दूँगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिसको अगर नहीं देखना हो पहले वाली वीडियो ज़्यादा 7 से 8 मिनट आप थोड़ा भगा के देख सकते हो, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा कि आपको कितने मिनट बाद देखना है। तो ठीक है, तो अब भाग 1 से स्टार्ट करते हैं अपने लोग। इसको मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा या तो लास्ट में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, आज से जो वीडियो की टाइमिंग होगी वो आधे घंटे से 35 मिनट होगी, जिससे अपना टॉपिक जल्दी जल्दी कवर हो सके, क्योंकि 3 दिन हमको पॉलिटी करना है, 3 दिन हिस्ट्री करना है। तो ये तीसरी क्लास पॉलिटी करते हैं। तो भाग एक किसके बारे में है, केंद्र राज्य क्षेत्र, पहले पढ़ाया था। तो पहले ही दिन मैंने पूरा इंट्रो दे दिया था, कैसे मैं पूरे पार्ट को लेके चलने वाला हूँ, शेड्यूल को कवर कर ही दिया था, प्रस्तावना कवर कर ही दिया था, लेकिन उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी, उसको मैं लास्ट में कवर कर दूंगा, उस प्रस्तावना की अलग से वीडियो बना के। भाग 1, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, राज्यों का संघ। ठीक है, तो अगर इसको इंग्लिश में बोलें, उसमें एक टर्म आता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वहाँ पे यूनियन शब्द आता है, लेकिन कई बार वहाँ पे फेडरलिज्म टर्म आ जाता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब यूनियन ऑफ द स्टेट है, या फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो आर्टिकल 1 में यूनियन का जिक्र है, न कि फेडरलिज्म का। फेडरल का मतलब आप ऐसे समझ लो कि जो यूनियन का मतलब होता है एक समूह होता है। ये कोई मतलब कि बाध्यता किसी से हम समझौता करके, हमारा देश नहीं बना हुआ है कि उनसे समझौता करके वो किए हैं, जैसा कि USA में है। USA में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब फेडरलिज्म है वहाँ पे। वहाँ के राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन टर्म यूज किया गया। तो वन को सन कर सकते हो, सन का मतलब सूरज, और सूरज से क्या कर सकते हो कि सूरज किसी का नाम है तो ये राज्यों का नाम आएगा या संघ आएगा, तो ऐसे वो बोल दिया जाएगा, तो ऐसे समझ लो। या फिर संघ का मतलब कि जाने उतने ट्रिक की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 1 है, बस ऐसे आप याद रखो, राज्यों का संघ।
अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 को अगर 2 को ऐसे थोड़ा सा हम उल्टा कर दें तो ये एन बन जाएगा। एन का मतलब क्या, न्यू, मतलब कि जो नए राज्य जो हमारे भारत में जो शामिल होंगे वो कैसे शामिल होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे आर्टिकल 2 में उनकी बात की गई है। जैसे 36वें अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो ये जो है आर्टिकल 2 सिक्किम, तो ऐसे याद कर सकते हो कि एक दो बार ये पूछा भी गया है। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे मैं उनको एक बार जिक्र कर दूंगा, और जैसा कि मैंने कहा कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन मैं डाल दिया करूंगा, चाहे टेलीग्राम चैनल पे या कम्युनिटी वाले पोस्ट में मैं पोल बना के वो सब करके मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो अब तीसरा जो मौजूद है, मौजूद का 3 को अगर ऐसे लोगे एम मौजूद, तो मैं बस चीज़ों को लिंक करने के लिए कर रहा हूँ। आप ये मत जाइएगा कि हिंदी में है कि इंग्लिश में है, चीज़ें सारी की सारी आसान लैंग्वेज में ही है। उतनी ही इंग्लिश है जितनी आपको समझ में आ जाए, उतनी ही हिंदी है जितना एक इंग्लिश वाला समझ ले। तो ये एम का क्या, मौजूद, यानी कि जो राज्य अभी हैं अगर उनके नाम में परिवर्तन करना हो, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये किसके तहत होता है, आर्टिकल 3 के तहत होता है। इतना सुनते ही आपको योगी बाबा का ध्यान तो माइंड में आ ही गया होगा कि नाम परिवर्तन वो कर रहे हैं, कि इसका नाम बदल दिए, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, फिर ऐसे और बहुत सारे चीज़ों का उन्होंने नाम बदला है। सिर्फ वही नहीं, महाराष्ट्र में भी बदले गए हैं या फिर मध्य प्रदेश में भी बदले गए हैं, तो वो करेंट के टॉपिक हैं, उनको वहाँ पर्टिकुलर करा देंगे कि किनके नाम क्या रखे गए हैं। बस इतना आप अपने माइंड में रखो कि अगर नाम परिवर्तन करना है तो कहाँ पे होगा, वो आर्टिकल 3 के तहत। तो 3 को ट्री याद कर सकते हो। ट्री का जैसे ये एक टहनी है, ये टहनी है, ये टहनी काट के मैंने बोल दिया कि यहाँ इस टहनी को हटाओ, इसको जो है दूसरी जगह लगा दो। कुछ जैसे टहनी से भी वृक्ष बनते हैं, तो वैसे वाला सिस्टम समझो कि ये टहनी हटा दिया तो मतलब 3 ट्री, मतलब एक एक चीज़, कोई कांटे अलग किए, कोई कांटे अलग किए, तो ऐसे आप याद रख लो, ठीक है। तो नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन कहाँ से होगा, आर्टिकल 3 के तहत होगा। और यह होता कैसे है ये आप देख लो। इसमें राष्ट्रपति की मतलब पूर्व सहमति होती है, राज्य विधानमंडल के पास में उसको भेजा जाएगा, उसकी राय मांगी जाएगी, लेकिन वह राय राष्ट्रपति या कहें तो हमारी संसद मतलब कि ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो वो किससे इसको पारित करेंगे, साधारण बहुमत। जैसे कि बहुमत जो है हम लोग जैसे साधारण बहुमत पढ़ते हैं, विशेष बहुमत पढ़ते हैं, तो ये सब जब हम लोग अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। तो बस इतना आप जानते रहो, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब है सिंपल मेजॉरिटी से 51% से मतलब कि अगर कोई बिल अगर पास हो जाता है तो उसको लगभग कितना बोलते हैं, उसी को जो है साधारण बहुमत बोल देते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में जो चीज़ें आप याद रखने लायक है वो है कि आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर हमको आर्टिकल 4 के तहत सिंपली आप इतना समझो कि जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, अगर इसमें कोई चीज़ परिवर्तन करना होगा उसी के बारे में आर्टिकल 4 बताता है। अब आर्टिकल 4 बताएगा क्या, आर्टिकल 4 बताता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई चीज़ चेंज कर रहे हो तो आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि साधारण बहुमत है, ठीक है, साधारण बहुमत, उसके लिए अमेंडमेंट नहीं लाया जाना है, तो उसके लिए जो चेंजेस करना पड़ता है वो आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में करना होता है। याद करो शेड्यूल को मैंने कैसे कराया था। 1 सबसे पहले लोग क्या आपसे पूछते हैं, नाम पूछते हैं। 4 से क्या याद है, चेयर। चेयर में क्या होता है, सीटें होती हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, राज्यसभा की सीट। आपको याद होगा कि राज्यसभा में कौन आता है, राज्यसभा में राज्य के मेंबर आते हैं। अब अगर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन बैठेगा, मतलब कि यानी कि वहाँ की सीटों में भी चेंज होगा, इसीलिए 4 में चेंज होता है। जब अगर शेड्यूल 1 क्यों चेंज होता है, जब अगर किसी का नाम परिवर्तन किया जाएगा, कि जैसे अभी जैसे मान के चलो कि जैसे भी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का नाम बदल के अगर कुछ करना है, ठीक है, तो मतलब कि अगर वहाँ पे अगर कोई चीज़ करना है तो उसका नाम चेंज हो रहा है, यानी कि शेड्यूल 1 परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंज होगा। तो आप क्या याद रखोगे, अगर आर्टिकल 4 में कुछ चीज़ करना है तो इसमें 2 मैंने बोला है, यानी कि ये 2 से रिलेटेड होगा। आर्टिकल 4 2 से रिलेटेड होगा। 2 किससे, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 से रिलेटेड होगा। अब अगर इसमें चेंज करना है तो कहाँ करना है, वो 2 याद रखो, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन इसके बाद एक मामला जाता है कोर्ट में कि जैसे एक ये भी डर आया कि मतलब कि जैसे आज ये राज्य का नाम बदल रहे हैं, कल को सीमा बदल दिए, सीमा को उठा के जो है किसी दूसरे देश को दे दिए। सीमा कोई लड़की नहीं है, मतलब कि सीमा मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो ये सीमा है इधर नहीं कि इसको वापस करेंगे या ऐसा कुछ, ठीक है। तो खैर
तो सीमा को जैसे उठा के दूसरे देश को दे दिए तो सीमा परिवर्तन हो गया। तो सीमा परिवर्तन का ये नहीं कर सकते हैं कि मतलब कि अपने राज्य का कोई भाग हम दूसरी देश को दे दें, ठीक है। तो आप दूसरे देश से समझो कि जैसे जब हम बांग्लादेश को जैसे 100वां जब अमेंडमेंट किया गया था तो वो इसी के तहत किया गया था कि जब अगर हमारी राज्य की सीमा समाप्त की जाएगी, किसी राज्य की सीमा को समाप्त कर दिया जाए या दूसरे देश को अपने राज्य का कुछ भाग दे दिया जाए, तो उसके लिए क्या लाना होगा, अमेंडमेंट लाना होगा। यह कौन से केस में कहा गया, यह जो है बेरूबाड़ी संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब ऑर्डर दिया कि अगर आपको ये दोनों चीज़ अगर कुछ करना है तो आपको उसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। क्या, 368 के तहत। हमने बोला था 368 अमेंडमेंट, याद करो कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन, साउथ अफ्रीका, अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका, याद रहेगा। तो ये हो गया। अब बात कर लिए हमने कि 100वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है हम अपनी कुछ ज़मीन बांग्लादेश को देते हैं और बांग्लादेश कुछ ज़मीन हमें अपनी मतलब कि अपने को देता है। तो इतना आप याद रखना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इतिहास में चलने का मतलब है कि आपको साथ में चलना है। देखते हैं कि 1947 में अपना देश स्वतंत्र हो चुका है। अब सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो आती है दो को लेके। पहला कि राज्यों का राज्य तो हम राज्य सारी रियासतें जो 562 थी, वल्लभ भाई पटेल ने तो उनको मिला तो लिया था, लेकिन वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो उसको लेके और दूसरी लैंड को लेके, दोनों को लेके विवाद बढ़ने लगे। लैंड को लेके जैसे मैंने बोला था पहला अमेंडमेंट लाया गया, ठीक है। और जो राज्य को लेके कि राज्य का नाम कैसे बदला जाएगा, वो कैसे बदला जाएगा कि किस मतलब कि वहाँ पे भाषा को आधार बनाएं या प्रशासनिक सुविधा को आधार बनाएं, तो ये मतलब कि ये एक विवाद का बहुत बड़ा कारण बनता गया। तो इसके लिए जो है 3 कमीशन लाए गए। ये तीनों कमीशन कई बार पूछ चुके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फजल अली कमीशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब बात करते हैं, 2 आया 1948 में कि राज्यों का बंटवारा कैसे होगा। और इसका जो मतलब कि अगर जो राज्यों को भाषा के आधार पर बने या ना बने, जो इसका वो मतलब कि जो ये चीज़ें आई थी, ये कांग्रेस के ही अधिवेशन में आई थी कि वहाँ पे शायद 1921 के आसपास में। ये आप लोग थोड़ा सा देख लेना मतलब कि वो ईयर क्या है, नहीं तो जब हम लोग हिस्ट्री करेंगे वहाँ पे देख लेंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ें डाली गई कि भाषा को वहाँ पे आधार बनाया गया। कांग्रेस अधिवेशन में बोला गया कि मतलब कि भाषा को तवज्जो दी जाएगी। तो उसीलिए जो है वहीं से इसका बीजारोपण होता है, जो स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी मुसीबत के रूप में आता है। तो ये हुआ धर कमीशन। धर कमीशन ने क्या बोला, धर बोला कि प्रशासनिक सुविधा। तो प्रशासन में कौन आता है, पुलिस आता है। वो क्या करती रहती है, धरती रहती है। धरती मतलब पकड़ती रहती है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगी, मतलब चाहे वो अवधि की हो या उसकी हो। तो इसका मेन फोकस है कि बस चीज़ों को आपके माइंड में डालना। तो क्या कर रही है, धर रही है। धर क्या, धर मतलब पकड़ रही है, तो ऐसे समझो। तो कौन करती है, प्रशासनिक सुविधा। तो प्रशासनिक सुविधा धर कमीशन ने बोला कि जो राज्यों का बंटवारा हो या जो मतलब कि राज्यों का जो एरिया बटे या उनकी सीमाओं का जो निर्धारण हो, वह किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा। अगला, इसके बाद जो है अगली जो मतलब कि अगला जो आयोग या कमीशन बोले, अगली कमेटी जो बनती है वो JVP बनती है। JVP क्या है, जे से जवाहर, V से वल्लभ, P से पटेल। तो इन तीनों ने मतलब कि इन तीनों का ये को बना। तो इन्होंने बोला कि भाषा को आधार न बनाया जाए। 1948 में ही। तो दोनों का ईयर याद रखना, 1948। JVP में ये पूछ लेगा कौन कौन शामिल थे, तो आप याद रखिए जवाहर, वल्लभ, पटेल, ठीक है। तो भाषा को आधार नहीं। अब बात होती है कि यहाँ पे तो चला गया, लेकिन 1973 में कांग्रेस के ही एक मेंबर थे श्री रामुलू जी 56 दिन के हड़ताल पे बैठ गए और कि वो बोले कि राज्यों का जो बंटवारा होना चाहिए वह भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसको वो मतलब बेस बनाकर धरना पे बैठे और उनकी डेथ हो गई। वहाँ से चीज़ें एक बदली और फिर उसके बाद गवर्नमेंट को जो है, जब उनकी डेथ होती है उसके तुरंत बाद उन्होंने फजल अली कमीशन बना देते हैं। तो ये बनती है 1953 में। इन्होंने क्या बोला कि जो राज्यों का सीमाओं का निर्धारण है वो भाषा को तो आधार बनाया जाए, लेकिन हर राज्य में एक ही भाषा को न तवज्जो दी जाए।
क्योंकि हर एक राज्य में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक राज्य एक भाषा का समर्थन इन्होंने नहीं किया। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा को आधार कौन से आयोग ने बनाया, तो आप क्या बोलोगे, फजल अली कमीशन। पूछेगा कि एक राज्य एक भाषा ना हो, ये किसने बोला, फजल अली कमीशन। ये एक बार एग्जाम में पूछा था कि इसमें कितने मेंबर थे, तो इसमें 3 मेंबर थे, याद रहेगा, ठीक है। तो आप ये 53 का 3 ले सकते हो, 3 मेंबर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये चीज़ चल ही रही थी, तो जब कमीशन ने बोला कि भाषा को आधार बनाया जा सकता है, तो इसके बाद जो अमेंडमेंट किया गया वह हुआ 7वां अमेंडमेंट, ठीक है। 7वां कब हुआ, 1956 में, ठीक है। ये 7वां अमेंडमेंट हुआ 1956 में, ये आप लिख लेना, वो थोड़ा उधर में है। तो वो बना, तो जो मूल रूप से आया वो 14 स्टेट बनी, 6 यूटी बनी, ठीक है। तो 1956 में सिर्फ इतना अस्तित्व में आता है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में देखें तो 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में जो ये 2 यूटी हैं, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनको जो है एक कर दिया गया, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हो सकता है कि इसके बारे में किसी एग्जाम में पूछ ले। तो इन दोनों को एक कर दिया गया, तो इसीलिए अभी कितनी यूटी हैं, 8 यूटी हैं। तो ये आप जो है याद रखिएगा, अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। खैर, तो अब बात करते हैं कि 1956 के बाद कैसे कैसे चीज़ें बदली। ये क्वेश्चन आएगा, जो लोग एनडीए, सीडीएस या फिर यूपीएससी किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे आ सकता है, लेकिन एसएससी वगैरह में शायद ही पूछे, तो लेकिन फिर भी इसको कर लेते हैं। यूपीएससी तो 2-3 बार पूछ चुकी है, पीसीएस भी 3-4 बार पूछ चुकी है। जैसे गोवा के बारे में पूछ ली है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो इसमें से 3-4 दे देंगे, वो उसके बारे में पूछ लेगा कि क्रम से आप बताओ कि पहले कौन सा राज्य बना, या फिर कौन से पहले यूटी थी, कौन सी यूटी से राज्य बनाओ। जैसे कि गोवा के बारे में पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा मतलब वो है कि जो पहले यूटी था बाद में राज्य बना, तो गोवा पहले यूटी था, लेकिन बाद में 1987 में यह जो है राज्य बनता है। तो सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा। पिछले 2 दिन से गर्मी कुछ ज़्यादा ही है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपन लोग कहाँ थे, ठीक है। हम बात कर रहे थे गोवा का, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आपको बता दे रहा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसके एक और पहले अगर बात करें तो इसमें से जैसे गोवा दे दिया था, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, जैसे इन 4-5 का कॉम्बिनेशन बना दिया था और पूछ लिया था कि इनमें से किसका निर्माण कौन राज्य के रूप में पहले आया। तो इसको हम ट्रिक से करेंगे, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। ट्रिक से आपको बता देंगे पहले कौन बना, बाद में कौन बना, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्रम से याद रख लेते हैं। तो सबसे पहले 1960 में बम्बई सबसे पहले अलग होता है। इनमें से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होके 15वां स्टेट बनता है। 14 था, 15वां गुजरात बनता है। इसको याद कैसे रखोगे, जैसे याद रखो कि अगर जैसे पूछा कि सबसे पहले किससे अलग हुआ, तो बम्बई से। दरअसल बम्बई से आपको याद होगा कि आपके घर में जैसे जो लोग बम्बई, आज के मुंबई में रह रहे होंगे, तो उनको बोला जाता है बम्बैया वाले हैं, यानी कि उनके पास में बहुत पैसा है। वैसे भी जो अपने देश की जो आर्थिक राजधानी जिसको बोलते हैं वो कौन सी है, मुंबई ही है। तो उससे आप याद रख सकते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है सबसे पहले वो अलग हो जाते हैं। आप अपने घर में देखते होंगे, जैसे जो कमाने बाहर चले गए और कुछ टाइम बाद जैसे 4 भाई हैं, उनमें से बड़ा भाई बाहर निकला और वो कमाना स्टार्ट कर देता है, तो उसके पास पैसे आ जाता है, ऊपर से शादी हो गई, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो अलग हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अगर उससे छोटा भाई, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आने लगते हैं, बहुत घरों में ये चीज़ें देखी जाती हैं, कुछ घरों में नहीं भी देखी जाती हैं, ये भी है, ठीक है। तो बम्बैया पैसे वाला सबसे पहले अलग हुआ, तो याद रखो गुजरात पैसा, ठीक है। अब बात करते हैं जो दूसरे नंबर पे अलग होता है, वो अलग होता है नागालैंड। यह जो है 16वां बनता है, ठीक है। राज्य हम लोग कर रहे हैं क्योंकि राज्य पूछता है कौन से राज्य, इन दोनों को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोवा जो है 1987 में बनता है, इसके पहले ये यूटी बनाया जाता है। तो पहले इसको कर लेते हैं, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो है पुर्तगाल की कॉलोनी थी। तो जो पुर्तगालियों की कॉलोनी थी, इसको जो है 1961 में, इसको जो है 1962 में,
इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। जब डीपीएसपी आएगा वहाँ पे हम लोग यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छे से करेंगे, जो कि करंट में काफ़ी दिनों से बना हुआ है। तो उसको हम लोग करंट इवेंट के रूप में लेंगे। मैंने बताया था ना, करंट बर्निंग इशूज़ को हम लोग कवर करेंगे, तो यूसीसी को हम लोग वहीं डालने वाले हैं। तो तब वहाँ पे ये करेंगे कि पुर्तगाल की जो कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि पुर्तगाल ही ऐसा एक गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू है, और वह किसकी कॉलोनी थी? वह थी पुर्तगाल की। तो जब हम लोग उसको करेंगे तो उसको वहाँ पे अच्छे से कर लेंगे। तो इतना बस आप याद रखो, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये कब बना? 1961 में। ये कब बना? 1962 में। डी, इसमें 2 डी आ रहे हैं, इसलिए 2 से याद रखना, 1962 का 2। ठीक है, अब बात आगे करते हैं। गोवा को यूटी बनाया गया, लेकिन यह स्टेट कब बनता है? 1987 में। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ या तेज़ बोल रहा हूँ। दरअसल मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके लिए मोबाइल में जो है ये एक फैसिलिटी रहती है कि आप जो है साउंड को बढ़ा भी सकते हैं, ये तो रहती ही है। दूसरी जो इसमें रहती है स्पीड की रहती है, तो आप स्पीड जो है 1.25 कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप जो है थोड़ा सा आपको लगे तो आप स्पीड अपना बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा धीमे बोलना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी। तो आपको जैसे मैंने बताया, सबसे पहले कौन अलग हुआ? बम्बैया, पैसे वाला। ठीक है, वहाँ से गुजरात बनता है, जो 15वां बनता है। अब कौन आएगा? नागालैंड। पैसे वाला अलग हुआ। अब जो सबसे नंगा बच्चा रहता है चारों घरों में, जैसे 4 भाई हैं, पहले पैसे वाला अलग हो गया, लेकिन एक उन्हीं में से जैसे कोई नंगा बच्चा है। नंगा बच्चा का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि नंगा बच्चा मतलब कि निर्वस्त्र वाला नहीं। नंगा बच्चा मतलब कि जो बहुत जिद्दी टाइप का होता है, मतलब कि वो ठान लेता है, अगर कोई चीज़ अगर उसके मन में बैठ गया कि ये चीज़ मुझे करना है तो करना है। उसके मन में अगर एक बार अलग होने की बात आई, या कोई ऐसी बात बन गई, या घर से कुछ हो गया, तो वो सबसे पहले अलग होने की वो कर लेगा। फिर उसको कुछ भी मनाओ, कितना भी करो, वो अलग होके ही रहेगा। तो आप कैसे याद रखोगे? नागालैंड, नंगा बच्चा। तो दूसरे नंबर पे पहले पैसा वाला, दूसरे पे नंगा बच्चा, तो नंगा से नागालैंड। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर पे वो आएगा। अब 2 तो अलग हो गए। अब यहाँ पे हर हर बोल के, मतलब तीसरे नंबर पे ये लोग भाग गए, तो हर हर से याद रखना, हर से हरियाणा, फिर एचपी से एचपी। तो इसमें अगर इसको डॉटेड कर दोगे, देख रहे हो ये भी 4 की तरह ही दिख रहा है। तो ये कब बना? 1966 में। अब बात करते हैं कि अब इन तीनों को एक साथ हम करने की कोशिश करेंगे, कि जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय कब बना? 1972 में। सिक्किम कब बना? 36वें अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में। और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा कब बना? 1987 में। 2000 में कौन कौन बनता है? यूके, छत्तीसगढ़, झारखंड। 2014 में कौन बनता है? तेलंगाना। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से। 2019 में किसको अलग किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाया जाता है, याद है? तो JNK बनता है, लद्दाख बनता है। ठीक है, और अभी हाल ही में इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया। ठीक है, अब अगर हम क्रम से याद रखना चाहें, तो एक इसका ट्रिक ये है कि अगर आप देख रहे होगे तो जैसे बम्बई तो याद ही रहेगा वो, क्योंकि ये ज़्यादा पास में, तो इनको कर लेते हैं। तो इसको यन का ए ले तो नहर। ठीक है, नहर को मैंने मैत्री में मतलब नहर, यन ए से नागालैंड, हर से हरियाणा। ठीक है, यम ए से मैत्री मणिपुर, त्रिपुरा में मेघालय, मैत्री में सिक्के से। ठीक है, सिक्के से मीरू जी के लिए खोदा। किसके लिए खोदा? मीरू जी के लिए। ठीक है, याद करते हैं। नहर को मैंने मैत्री में सिक्के से किसके लिए खोदा? मीरू जी के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसको एक बार आप करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो इम्पॉर्टेंट है यही है, आप एक बार देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें यूपीएससी पीसीएस में पूछ सकता है, और जो उसके नीचे के एग्जाम है उसमें शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर लीजिएगा। अच्छा, ये एक बार पूछ लिया था कि इसका अमेंडमेंट कब हुआ था। अच्छा, पहले जो है यूटी दिल्ली करके आता था, लेकिन अभी क्या है, उसका नाम हो गया NCD हो गया। ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया? 69th अमेंडमेंट 1991। इसको याद कैसे रखोगे? ये कई बार ये पूछा गया है। वैसे तो हम लोग अमेंडमेंट करेंगे तो वहाँ पे करेंगे ही, तो लेकिन अभी आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में एक मतलब कि समझो रास्ता कसी कि इधर केजरीवाल खींच रहे हैं,
इधर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खींच रही है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख लोगे कि जैसे केजरीवाल जी मतलब कि आम आदमी जो पार्टी है वो क्या कर रही है, 6 लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार उसको 9 कर दे रही है। तो मतलब कि जैसे अध्यादेश को लेके ये चीज़ें चल रही हैं ना, तो इसको अपने माइंड में ऐसे बैठाओ कि 6 9 मतलब एक दूसरे के उल्टे खींच रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो 59 याद रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भाग 1। अब बात करते हैं कि अगला भाग 2, ठीक है। भाग 2 किससे रिलेटेड है, नागरिकता से। नागरिकता कितने प्रकार से मिलती है, 5 प्रकार से। एक हो गया जन्म, दूसरा हो गया वंश, तीसरा हो गया पंजीकरण, उसके बाद देशीयकरण, उसके बाद भूमि अर्जन। अगर इंग्लिश में यही चीज़ बोलें, क्योंकि इंग्लिश वाले भी व्यूअर्स हैं, बाई बर्थ, बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, और ये है बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या क्या है। जैसे जन्म, अगर जन्म से कोई वो होगा तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, याद आ रहा है ना। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जो लोग जन्मे हैं वो क्या होंगे, जन्म से ही माने जाएंगे कि वो भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए कि जो राजनयिक हैं, राजनयिक में एम्बेसडर भी आते हैं, हाई कमिश्नर भी आते हैं। हाई कमिश्नर वो देश वाले मतलब उस देश में बनते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो, या कहें कि ब्रिटेन वहाँ पे राज किया हो, तो वहाँ पे हाई कमिश्नर होते हैं, बाकी एम्बेसडर होते हैं। तो वो आप देखिएगा, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे जो राजनयिक होंगे उनको वहाँ पे हाई कमिश्नर बोला जाएगा और बाकी एम्बेसडर बोला जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हो गया राजनयिक। और जो पीओके मतलब कि जो ऐसा क्षेत्र जो कि भारतीय क्षेत्र तो है ही है, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी वहाँ पे शासन किसका है, पाकिस्तान का है, ठीक है। तो अभी वो वहाँ पे है, लेकिन राज्य क्षेत्र वो भारत के अंदर ही आता है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पीओके, हम लोग तो उसको अपना ही मानते हैं। तो वो अपना है, बस गलत तरीके से पाकिस्तान ने उसको हड़पा है। लेकिन अब अगर वहाँ पे बच्चे वो लोग पैदा कर रहे हैं तो अभी हम क्यों उनको अपना नागरिक मानेंगे, ठीक है। तो बात ये आती है कि लेकिन जो भारत का क्षेत्र है लेकिन दूसरे के अधीन है, तो वहाँ पे जो बच्चे जन्म लेंगे वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो ये 2 एक्सेप्शन याद रखना, राजनयिक और पीओके। अब बात करते हैं वंश की। दूसरा है बाई डिसेंट। वही है कि जो अन्य देश के जो मतलब कि मेल और फीमेल हाँ, अब बात करते हैं वंश के आधार पर बाई डिसेंट। जो अन्य देश में उस समय थे वो अगर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर वहाँ पे जन्मे हैं, या उनके माता या पिता में से कोई एक मतलब कि उनसे रिलेटेड है, तो इसको क्या बोलेंगे, वंश के आधार पर उनको नागरिकता मिल जाएगी। जो कि अभी हम आर्टिकल जब एक एक करेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे कोई जैसे यहाँ से पाकिस्तान चला गया था फिर वो आया, तो उसके आधार पर ये चीज़ें वो करेंगे। तो ये चीज़ें अभी वंश वाला वहाँ पर मैं क्लियर कर दूँगा अच्छे से। तो वंश ये याद रखना। पंजीकरण का सिंपल सा मतलब है कि 7 साल निर्धारित किया गया है कि 7 साल अगर कोई रहता है भारत में और फिर वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अगर वह पंजीकरण के लिए अप्लाई करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर देखेगी कि फिर वह जो है उसका नेचर देखेगी, वो सब देखेगी, उसके बिहाफ पे वो उसको जो है 7 ईयर का जो क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पे वह उसको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। अब बात करते हैं देशीकरण के द्वारा। देशीकरण का मतलब नेचुरलाइजेशन मतलब कि अगर कोई 10 वर्ष से लगातार रह रहा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। वही कि वो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा सिटीजनशिप के लिए, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अगला है भूमि अर्जन, यानी कि बाई एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि सिक्किम को लिया गया था, सिक्किम क्या हुआ कि 1975 में जब 36वां अमेंडमेंट किया गया तो सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। तो अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि वो शामिल हो गया कि वहाँ के नागरिक जो है कहीं और रहें, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अपने आप वहाँ के जो नागरिक थे वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन गए। तो ये किससे हुआ, इससे हुआ। अब बात करते हैं जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, इसको अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। आपको आर्टिकल अगर याद करना है, मैंने आपको बताया था 12, 36, 152 स्टेट की डिफिनीशन याद आ रहा है, यानी कि 12 के पहले कुछ होगा यानी 11 तक होगा। अब 5 से आप याद रखना कि आर्टिकल 5 से ही क्यों होगा,
5 है, 5 से आप क्या रखोगे, वाइफ, और वाइफ से ही बच्चा होता है। आप इसमें मत पढ़िएगा कि पहले अंडा आया या मुर्गी आई, तो ऐसे वाले में आप मत पढ़िएगा। जैसे जब बच्चा किससे होता है, वाइफ से होता है। वाइफ क्या होती है, जब बच्चा होता है तो क्या होता है, नागरिक बनता है। तो 5 वाइफ, यानी कि नागरिकता कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। अच्छा, कुछ लोगों को ये ट्रिक लग सकता है कि मतलब कि इतना हर एक चीज़ के लिए ट्रिक क्यों बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने कई बार ये चीज़ें पढ़ी हों, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं, जैसे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो 18 से लेके 35 साल में 18 से 35 साल में बटे हुए हैं। 18 से 24 साल वाले ज़्यादा हैं, उसके बाद 24 से 35 वाले हैं, फिर उसके बाद वाले हैं। तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। हो सकता है कि वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हों और उनके पास में ऐसे गाइडेंस की कमी हो, तो उनको भी ध्यान में रख के मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि ये चीज़ अभी आपको याद हो, लेकिन ये चीज़ें आपको यहीं नहीं दिखेंगी। जितनी भी 395 आर्टिकल्स हैं, आपको हर एक जगह ये चीज़ें मैं दिखाऊँगा, कैसे आपको चीज़ें एक ही बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आर्टिकल्स ही नहीं, कोई भी फैक्ट आएगा जहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात होगी, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। जहाँ पे फैक्ट की बात होगी, वहाँ पे फैक्ट को मैं चीज़ों से रिलेट करके, जैसे मैंने बोला नंबर आएगा उसको यूं ही बदल दूंगा। वैसे मैं आपको विकलांग नहीं बनाना चाहता कि मैंने आपको बैसाखी बस दे दूँ, आप मेरे सहारे चलो। मैं जब माइंड वाले पे बनाऊंगा ना, तो ये चीज़ें मैं कैसे करता हूँ, ये चीज़ें आपको मैं बता दूंगा कि मैं कैसे नंबर को कैसे मैं किसी वर्ड में चेंज करता हूँ। जैसे मेरे जितने भी दोस्त हैं या जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, वहाँ पे मैंने अपनी एक मेमोरी पहले से बना लिया। मैं कोई भी चीज़ मुझे याद करना होता है, उसके चेहरे पे लगा देता हूँ, या फिर उसके घर में लगा देता हूँ, या फिर जिस प्लेस पे गया वहाँ कहीं लगा देता हूँ, या अपने कॉलेज स्कूल किसी भी क्लास में लगा देता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं कैसे करता हूँ, वो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो आप इजीली जो है इसको रिलेट कर लोगे। अब बात करते हैं 6, उसके बाद 7। अब क्या 6 वाले कौन से हैं, जैसे आपको लेके चलते हैं वही 1948 की बात है। 1947 में देश आज़ाद हुआ जब, तो उसी समय जो है जब बंटवारा अपना देश होता है, तो कुछ लोग भाग के पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी लैंड होती है, वहाँ उनके अपने होते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि उधर जो है ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे मुझे प्रॉफिट होने वाला है, वहाँ चले गए। कुछ लोग वहाँ से भाग के यहाँ आ गए। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया 6, 7, 8, ये उस टाइम को ध्यान में रख के किया गया था, जिसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा, आर्टिकल 6 यानी कि जो पाकिस्तान और जो इधर बांग्लादेश, जो कि वही पाक का ही क्षेत्र था, जो उधर से आते हैं उनके लिए था। आर्टिकल 7 किसके लिए था, कि जो पहले वहाँ पे चले गए थे वो तो 6 था, जो वहाँ से आए उसके लिए 6 था। और जो फिर आर्टिकल 7 किसके लिए था, कि जो वहाँ पे गए फिर आ गए, तो उनके लिए कौन सा बना, 7 बना। ये जो पाकिस्तान से आए, फिर आने के बाद जैसे उनको लगा कि नहीं यार यहाँ पे ऐसा नहीं है, फिर वो वहाँ पे भागे, तो 7 से याद रखो, जब वहाँ पे वो सताए गए, 7 से सताए गए फिर भाग के आए, यानी कि गए, सताए गए, फिर आए, तो आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 किससे रिलेटेड है, 8 यानी कि गेट, याद रखो। गेट से मतलब कि जो उस समय भारत के निवासी नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग थे। जैसे आपको याद होगा लाला हरदयाल, जो कि सैन फ्रांसिस्को में अपना वो चला रहे थे, उनके साथ में कितने लोग थे। आपको याद होगा रानी झांसी रेजिमेंट, INA, आपको ये सब चीज़ें याद होंगी कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे। या फिर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज में, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, रसिया से कुछ लोग चला रहे थे। तो वहाँ पे जो लोग थे उनको भी तो मतलब उनके लिए भी तो व्यवस्था की जानी थी, क्योंकि जैसे देश विभाजित हुआ उसी समय तो तुरंत भाग के आ नहीं जाएंगे सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के। तो वो जब भी आएँ तो उनके लिए यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था की गई कि बट भारतीय मूल के यही हैं, कि निवासी नहीं है लेकिन वो क्या हैं, भारतीय मुल्क हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 8 किया गया। याद रहेगा। 6 जो गए, जो आए पाकिस्तान से, 7 जो गए फिर आए, यानी कि सताए गए फिर आए। 8 गेट का मतलब उनके लिए भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो अलग अलग कंट्रीज में थे, वो निवासी उस समय प्रेजेंट में नहीं थे, लेकिन वह भारतीय मूल के थे, उनके लिए भी हमने गेट खुला रखा। इसको अभी मैं रिलेट करूँगा किससे, CAA से, कि CAA मतलब कि CAA क्यों लाया गया, इसका बेस क्या है। तो ये चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इसको अभी देखने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 का मतलब है कि अगर कोई स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह जो है उसके लिए आर्टिकल 9 है। जैसे आप समझो कि प्रियंका चोपड़ा को लेते हैं मुस्कान आ गई चेहरे पे, खैर
प्रियंका चोपड़ा का नाम प्रियंका चोपड़ा जी का जिक्र करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, जैसे प्रियंका चोपड़ा निक जोनस से शादी करती हैं और 2 साल 3 साल बाद 4 साल 5 साल, अभी तो शायद 2-3 साल तो हो ही गए होंगे आगे, अगर वो बोलती हैं कि अब मैं क्या करती हूँ, भारत की नागरिकता छोड़ती हूँ और मैं जो है निक जोनस जहाँ के भी होंगे मुझे याद नहीं है, तो वहाँ की मैं अब नागरिकता लेती हूँ, तो वो स्वेच्छा से ले सकती हैं। कहाँ? आर्टिकल 9। लेकिन 9 से आप याद रखो कि 9 स्वेच्छा से ले सकती हैं, ठीक है। आर्टिकल 10 का मतलब समाप्ति, यानी कि केंद्र सरकार आएगा, बोलेगा कि बस आज से तुम्हारी नागरिकता ख़त्म। जैसे नाम बोला जाता है ना कि आज से तुम्हारा नाम ये नहीं ये है, वैसे बोला गया कि आज से तुम भारत के नागरिक नहीं, जाओ तुम्हारी नागरिकता ख़त्म करते हैं। तो वो किस में होगा? ये होगा आर्टिकल 10 का मतलब केंद्र सरकार आके बोलेगी बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। वो किस आधार पर बोलेगी? वो बोलेगी जब आप जो है संविधान का अनादर करोगे, संविधान का अनादर करोगे। जैसे हमारे यहाँ की जो सबसे प्रतिष्ठित बुक है या जिसको हम लोग सब कुछ मानते हैं, वह है हमारा संविधान, जिसके आधार पर हमारा पूरा देश चलता है। जब कोई अगर हमारे संविधान का अनादर करेगा तो क्या हम उसको अपने देश में रहने देंगे? तो ये हो गया संविधान का अनादर करने पर। दूसरा है कि जब कोई जैसे जब किसी देश से हमारा युद्ध हो रहा हो, तब अगर कोई शत्रु की मदद करे, जैसे मान के चलो कि कल को पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ हुआ, ठीक है, JNK के लोग, और उसी बीच जो है कुछ लोग पाकिस्तान का सपोर्ट करने लगे, तो क्या भारत को तब भी उनको जो है भारत का नागरिक होने देना चाहिए? नहीं ना। तो बस वही है कि अगर युद्ध के दौरान कोई अगर शत्रु देश की मदद करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा जो है वह है अगर वह 7 वर्ष से बाहर रह रहा है, कि भले ही भारत का नागरिक हो लेकिन 7 साल से लगातार वह किसी और देश में जाके रह रहा हो, उसको भारत की बोलते हैं ना कि जैसे कुछ लोग अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, अलग इन द सेंस कि चले जाते हैं बाहर, 2 साल 4 साल 6 साल उनको याद नहीं आती है, तो क्या जैसे माता पिता नहीं बोल देते हैं कि जब उसको मेरी याद नहीं आ रही है तो मैं उसको क्यों याद करूं, आज से वो मेरा बेटा नहीं है, ठीक है, यही तो हम बोलते हैं ना। ऐसे अगर हम भारत माता लें, अगर कोई भारत माता को छोड़ के चला गया 6-7 साल, वो उसको याद ही नहीं कर रहा है कि लौट के वहाँ पे भी जाना है, तो क्यों भारत उनको एक्सेप्ट करेगा? तो वही बोलेगा कि नहीं अब जहाँ गए हो वहीं रहा, ठीक है, अब यहाँ अब ज़रूरत ना है, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि 7 वर्ष से अगर आप जो है बाहर हो तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। तो ये इसका आधार बन सकता है। अब अगला बात करते हैं आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 किससे रिलेटेड है? नागरिकता जो है, नागरिकता किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत। ये क्वेश्चन कई बार बनाया गया कि नागरिकता जो है, जैसे 3 लिस्ट दे दिया जाता है ना, पहले दिन हमने बताया था 7वीं अनुसूची, क्या क्या आता है 7वीं अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में 3 चीज़ें आती हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो नागरिकता किसके अंतर्गत आता है? वो आता है यूनियन लिस्ट, जिस पे कानून बनाने का हक किस पे है? संसद को, जिसके आधार पर उसने CAA लेके आया, NRC लेके आया, तो इसलिए जो है केंद्र सरकार लेके आ रही है, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया था। ये तो हो गया इसके बारे में। अब ये टॉपिक जो करंट में चर्चा में है, इसको करने के पहले ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं क्योंकि वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं CAA की। आपने देखा होगा कि CAA को लेके जब ये लाया जाता है तो बहुत ज़्यादा लोग, जैसे दिल्ली में अगर देखोगे जो शाहीन बाग वाला वो है क्षेत्र है, या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए बिना ये जाने समझे कि CAA लाया क्यों गया। लोगों को CAA का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, लेकिन लोग धरने पे बैठ गए, जबकि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में बोल भी रही है कि यह किसी भी तरीके से भारत के नागरिकों को अफेक्ट नहीं करेगा। यह जो है नागरिकता देने का है, यह कानून नागरिकता देने का है, न कि नागरिकता लेने का। अब अगर नागरिकता देने का कानून है तो गवर्नमेंट, जैसे एक चीज़ आप पढ़ते हो जब आर्टिकल 14 आता है तो वहाँ पे हम भेदभाव कर सकते हैं आर्टिकल 14 के तहत कि, लेकिन वो क्या होना चाहिए कि वो रीजनेबल होना चाहिए। जो भी मतलब अगर किसी को, अगर गवर्नमेंट ये करती, जैसे आरक्षण लाया गया तो रीजनेबल लाया गया कि नहीं, वो रीजनेबल है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी इनकम नहीं हो रही या गरीबी रेखा के वो बहुत नीचे है, जैसे SC ST हैं वो हैं, तो वो कितने ज़्यादा पिछड़े थे, तो गवर्नमेंट उनके लिए रिजर्वेशन लेके आई ना। बहुत सारे स्टेट है जैसे भी ट्रांसजेंडर पिछड़े हुए हैं, जैसे कर्नाटका ने 1% रिजर्वेशन दिया, तो इनके लिए कुछ अलग से तो किया जाना चाहिए, जिससे वो लोग भी तो, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो
एक लेवल के ऊपर हैं, लेकिन जब जो नीचे है, जैसे अगर कोई बंदा यहाँ पे है, कोई बंदा यहाँ पे है, अब अगर इसको सेम ऊंचाई, यही सेम ऊंचाई अगर उसको टच करनी है तो ये तो उछलेगा, ज़्यादा उछलेगा तो इतना पहले इसके लेवल में आना पड़ेगा, तब तो ये टच कर पाएगा ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो यहाँ पे है उसको बस यहाँ पे लाने की कोशिश करती है कि जिससे यहाँ पे आ जाए तो दोनों लोग फिर पैरेलली जो है एक दूसरे से कम्पीट कर सकें। तो इसीलिए गवर्नमेंट जहाँ भी देखती है जो लोग पिछड़े हैं तो वो जो है इसको एक टर्म बोला जाता है, अब वो जो मैं आर्टिकल 14 को कराऊंगा तो वहाँ पे मैं देख लूँगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो कोई चीज़ जब रीजनेबल, ठीक है आप देख लीजिएगा, उसको मैं वहाँ पे कर लूँगा, यानी कि वो रीजनेबल होना चाहिए जब भी अगर कोई चीज़ अगर गवर्नमेंट कर रही है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया। बात करते हैं सीए की। अब इसका जो आधार बनाया गया है वह किसको आधार बनाया गया है, धर्म को बनाया गया है। लेकिन आपने क्या पढ़ा, ये 5 चीज़ें पढ़ी, यहाँ पे तो कहीं पे धर्म का नाम नहीं आता है कि धर्म को आप आधार बनाइए। तो ये किसके बेस पे लेके आई, तो अब यहाँ पे धर्म के आधार पर बेस बनाया गया। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि जो निवासी नहीं थे लेकिन वो भारतीय मूल के थे, तो ऐसे ही तो जो लोग मतलब कि उस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर आज के अफ़गानिस्तान वहाँ पे मतलब हैं, वहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा कि वहाँ पे जो राज्य का उन सब का अपना धर्म घोषित कर दिया गया है कि वो वहाँ का धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। लेकिन जो भारत का है हमारे प्रियम्बल में ही मिलता है, सेकुलरिज्म टर्म मिलता है, यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारा कोई धर्म नहीं है कि कोई स्टेट का कोई एक रिलीजन नहीं है कि हमारा जो है हमारा स्टेट हिंदू स्टेट है। तो ऐसे क्या है कि जब हमारा कोई स्टेट मतलब हमारा कोई धर्म नहीं है कि स्टेट धर्म नहीं है, लेकिन जहाँ पे धर्म घोषित कर दिया गया कि आज से यह जो है इस्लाम धर्म होगा। अब वहाँ पे जो गैर हिंदू हैं, सॉरी जो गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम तो वहाँ पे बहुलता में है, अब वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन बने, हिंदू बने, यानी कि जो हिंदू हैं तो उनके साथ में ये चीज़ें की जा रही हैं। तो अगर उनके साथ में आप आए दिन देख रहे होगे, चाहे इस निंदा के आधार पर जो वहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं उनके साथ में रेप करके उनको जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या उनको जो है फोर्सफुली उनसे शादी की जाती है, शादी करके उनके साथ में वो चीज़ें की जाती हैं। अगर आप देखोगे, चाहे बांग्लादेश देखो चाहे पाकिस्तान देखो, जैसे पाकिस्तान का ही लें, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब कुछ लोग वहाँ पे गए थे तो लगभग अगर हिंदू की पॉपुलेशन अगर देखें बांग्लादेश या पाकिस्तान देखें तो लगभग 27% थी। आज के टाइम पे कितनी बची है, 3 से 4% बची है। यानी कि जो वहाँ पे के माइनॉरिटी हिंदू हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन दिनों दिन अगर कम होती जा रही है तो उसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा। यानी कि जो भारत ने ये कानून लाया है यूँ तो नहीं लाया होगा, वो सभी चीज़ें देख के की रही होगी। तो वहाँ पर जो आधार बनाया गया वो आधार है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। किस में अमेंडमेंट किया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। किसके लिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ठीक है। यानी कि अगर कहें तो नॉन मुस्लिम, क्योंकि वो तीनों स्टेट क्या हैं, मुस्लिम बाहुल्य स्टेट हैं। अब कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है कि क्या सिर्फ यही 3 जगह प्रताड़ित हैं, क्या श्रीलंका के जो तमिल लोग आए हैं जब लिट्टे वाला कांड वहाँ पे हुआ था, या जो म्यांमार के रोहिंग्या आए हैं क्या उसमें वो लोग नहीं हैं। तो ये लोग आगे का विषय है जो कि हम लोग जब मेंस के लिए जब इसको कवर करेंगे ये टॉपिक, जैसे अभी तो ये मैं कवर करा दे रहा, और कुछ टाइम बाद जो है मैं सोच रहा हूँ कि जो मेंस के जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं उनका जो मेरे पास में शॉर्ट नोट्स टाइप का है जो मैंने अपने उत्तराखंड पीसीएस के मेंस के दौरान बनाया था, तो हूबहू वो जो है हर एक पीसीएस में काम कर जाएगा, यूपीएससी में काम कर जाएगा। तो मैं जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको सेंड कर दिया करूँगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो किसी नाम से है, सत्यम मैजिकल जीएस एकेडमी, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर वो कर लो जिससे कोई भी अपडेट हो तो आपको मिलती रहे। तो ये हो गया सीए, कहाँ पे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सिटीजनशिप एक्ट। और ये कब से कितने मतलब ये किस पर लागू होगा, या लागू होगा 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत में आ गए थे उन्हीं के ऊपर ये लागू होगा, ठीक है। अब इसमें जो एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा जो मतलब कि फॉरेन एक्ट है, यानी कि विदेशी एक्ट है, और जो पासपोर्ट एक्ट है जिसके आधार पर कोई भारत में प्रवेश करता है। पासपोर्ट एक्ट 1920, विदेशी एक्ट 1946, इन दोनों से जो 21 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं उनको छूट मिलेगी। यानी कि इसके आधार पर उनके साथ में मतलब कि उनको जो है डिटेन या कहें उनको जो है भारत से बाहर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी उनको जो है प्रूफ दिखाना ही पड़ेगा, तो ये भी है।
ये तो हो गया किसके बारे में, सीए के बारे में। यहाँ पे एक दो चीज़ और कर लेते हैं। जैसे सीए को लेके जब सीए आया तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके मन में डर का माहौल सा आ गया कि कहीं ये हमारे यहाँ भी लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो है वो मैक्सिमम ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे है, तो उनके अलग सांस्कृतिक वो हैं। जैसे कि आप सुने भी होंगे कि वो लोग जल जंगल ज़मीन और अपनी संस्कृति को लेके ही, मतलब कि वही उनकी पहचान है, तो उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है कहीं वो ना ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ चीज़ें करती हैं। जैसे 6वीं अनुसूची वाले को जो है इस सेक्शन में डाल देती है। 6वीं अनुसूची याद है, क्या हमने किया था, VI था, VI को उल्टा किए थे, 4 हुआ था। 4 में क्या 4 चीज़ें कौन कौन, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, याद आ रहा है। तो वो चीज़ें किस में हमने किया था, इसमें। अब बात करते हैं दूसरा, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। यह वही काल है, याद है, मेयो, लॉर्ड मेयो 1872 जब जनगणना होता है उसी समय ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आता है। ये क्यों लाते हैं, उसके तहत एक इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट आता है। इनर लाइन परमिट में यह होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है अगर उधर जाना है तो परमिट लेके जाना है। क्यों, क्योंकि जैसे वो लोग आराम से वहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं वहाँ पे आराम से शोषण कर सकें, कि वहाँ से जो मिनरल्स हैं या और जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो जो है आराम से उसको एक्सट्रैक्ट करें और अपने देश लेके जा सकें। तो उन्हीं सब का सिंपली उनका वहाँ पे शोषण करने का इरादा था, इसलिए वो जो क्या लाते हैं, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट लाते हैं, जिसके अंतर्गत ILP होता है। अब इसमें जो है ये 4 स्टेट हैं, इसको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्टेट ILP में शामिल है। तो याद करो, भारत का मैप लो, भारत का मैप, नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 बहन हैं, 7 बहन 1 भाई, याद है ना, सिक्किम भाई 7 बहनें, ठीक है। अब 7 बहनों में जो 4 एकदम बॉर्डर पे हैं, यानी 4 बहनें जो बॉर्डर पे हैं उनको याद रखते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। याद आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या, नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, ठीक है। इसको ऐसे रख के याद कर लो। ये जो 4 जो म्यांमार से लगे जो हमारे स्टेट हैं वहाँ पे क्या लागू है, ILP, ठीक है। तो ये दोनों जो है इनको CA से बाहर रखा गया है। अब बात करते हैं NRC की। अगर हम NRC का थोड़ा सा इतिहास देखने की कोशिश करें 1 मिनट में, तो NRC स्टार्ट होता है जब हमारा देश जैसे आज़ाद होता है, तो धीरे धीरे लोग क्या कर रहे थे कि जैसे उधर बांग्लादेश किससे लगा था, उधर असम वाले लोकेशन से लगा हुआ था, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे एंट्री वहाँ से कर रहे थे, लेकिन ये एंट्री तब ज़्यादा बढ़ गई जब 1971 का टाइम आता है। 1971 में होता क्या है कि वही कि जब भारत जो है मतलब कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करता है, यानी कि एक बांग्लादेश जो कि आज का बांग्लादेश है और दूसरा पाकिस्तान तो ही है। यानी कि जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग होता है 1971 में, तो उसके साल 2 साल पहले से ही जैसे जब पाकिस्तान की आर्मी जब वहाँ पे एंट्री करती है, वहाँ की बच्चियों, माताओं, बहनों सभी के साथ में जैसे जब वहाँ पे रेप कर रही होती है, लोगों को मार पीट रही होती है, तो वहाँ से लोग भाग के कहाँ आ रहे हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। और मैक्सिमम कहाँ पे आए थे, वो आए थे असम में, ठीक है। तो अब उसी को लेके अब जब असम में आएंगे, वहाँ के जो बहुलता में जो लोग रह रहे हैं उनकी संस्कृति, जैसे वो लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पॉलिटिकल वो लेंगे कि राजनीतिक रूप से उनको प्रभावित करेंगे, या उनको सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करेंगे, सामाजिक रूप से प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनका जो कल्चर है, उनका जो धर्म है, उनकी जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। अब जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट के हम बहुत सारे स्टेट लें जो पहले बहुसंख्यक में थे, आज के टाइम पर वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, ठीक है। अब उससे क्या क्या प्रभावित होगा, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट के ही स्टेट हैं जहाँ पे वहाँ की जो बहुल आबादी थी पहले, वहाँ पे जो वहाँ का जो राज्य विधानसभा का क्षेत्र है, वहाँ पे आज जो पहले बहुलता में थे आज वो अल्पसंख्यक हो गए हैं, इवन वो पॉलिटिकली भी अल्पसंख्यक हो गए हैं, यानी कि उनकी जो विधानसभा में जो उनकी सीटें हैं वह बहुत कम हो गई हैं। अब जो कानून बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, जो पहले बहुसंख्यक थे उनके आधार पर थोड़ी ना बनाएंगे, अल्पसंख्यकों को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो ये सब चीज़ें, इसको मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को पूरा एक वीडियो में ही कवर कर दूँ कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट की। जैसे कि आप जो है कल का आप वीडियो देखे होंगे कि वहाँ पे जो 2 बहनें हैं उनको नंगा करके जो कुकी मैती समुदाय है, वहाँ पे जो मैती समुदाय वाले हैं कुकी की 2 बहनों को मतलब कि निर्वस्त्र करके टहलाए, वो किए। तो इस पे ये चीज़ें वहाँ पे क्यों हो रही हैं, या जो मणिपुर की त्रासदी जो पिछले 1.5-2 महीने से चली आ रही है, इसको मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो में कवर कर दूँ। अगर आप लोग
इजाज़त दें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि आप जो है इस टॉपिक पे बना दीजिए, तो मैं इसको एक होलिस्टिक वे में इसको मैं कवर करने की कोशिश करूँ कि आखिर नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम क्या है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये हो गया एनआरसी के बारे में। तो 1971 में जब अब बहुत सारे लोग आ गए, जब उनको अफेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक आंसू करके निकल के आया। आंसू क्या था? वहाँ पे एक छात्रों का संघ था। तो उसने क्या किया कि उस समय वह धरना प्रदर्शन और इन सबको करने लगा जिससे वो लोग वहाँ से बाहर जाएँ। तो 1985 में आती है राजीव गांधी की सरकार, ठीक है। तो वहाँ पे असम एकॉर्ड होता है। असम एकॉर्ड राजू और जो वहाँ का आंसू, जैसे मैंने बताया, तो उनके बीच में होता है। तो असम एकॉर्ड बस आप याद रखिएगा कब होता है, 1985 में। उसमें क्या निकल के आया कि जो लोग 24 मार्च 1971 के पहले आए हुए हैं, ठीक है, तो जो लोग 24 मार्च 1971 के पहले आए हुए हैं उनको जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डेट बस आप याद रखिएगा, 24 मार्च 1971। एनआरसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में बोला, 13 लाख लोग इससे बाहर हो गए थे, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो ये 19 लाख लोग बाहर हुए, ठीक है, अब इनको लाने के लिए जो इनमें से जो हिंदू हैं उनको लाने के लिए जो है गवर्नमेंट ने सीए ला दी, ठीक है। या फिर इन दोनों का क्या वो है, इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। क्या जो एनआरसी जो है, जो एनआरसी को लाया गया है, अब यहाँ पे मैंने आई लगाया, आई का मतलब इंडिया, तो पूरा इंडिया के लिए क्या लाया जाएगा, तो क्या एनआरसी को पूरे इंडिया के लिए लाया जाएगा, ये सब मेंस के टॉपिक हैं। और जब तक गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप ना ले तो हमको जो है, कोई हम लोग न्यूज़ चैनल वाले नहीं हैं कि चीज़ों को बस चलाते रहें, अपने व्यूज़ बढ़ाते रहें या टाइम बढ़ाते रहें, तो ऐसा तो अपना कोई इंटेंशन है नहीं। तो इसके बारे में फालतू की बातें करने की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो जो आपके काम का है। अब बात करते हैं एनपीआर को लेके। एक्चुअली ये एनपीआर आज से नहीं चल रहा है। ये एनपीआर जो है, हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट है, इसका जो अगर हम बोलें सेक्शन 14A है, यही एनपीआर के लिए बोलता है, ठीक है। एक मिनट, तो जो एनपीआर के लिए बोलता है वह जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, जो उसका सेक्शन 14A है, वही एनपीआर के लिए बोलते हैं कि आप एनपीआर बनाओ। तो उसमें क्या होता है, जो एनपीआर पहली बार बना था वह बना था 2010 में, ठीक है। तो ये सरकारें हैं कि यूपीए की सरकार आएगी तो वो जो है एनडीए पे कुछ ना कुछ ब्लेम करेगी, एनडीए की सरकार आएगी तो यूपीए करेगी। तो ये सरकारों का है। मेरा काम क्या है कि आपके पास में टू दी पॉइंट जो जानकारी है, जो रेलिवेंट है, बस उसको जो है आपके पास में पहुंचाना। तो पहली बार जो एनपीआर बना वह 2010 में बना, या किसके अंतर्गत, सिटीजनशिप एक्ट 14A के अंतर्गत। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, सामान्य नागरिक आते हैं। यानी कि इसमें वो नागरिक तो आएंगे ही जो भारत में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं। इसमें वो नागरिक भी आएंगे जो पिछले 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, जिनको कि रेसिडेंट बोला जाता है। यानी कि जो 6 महीने से भारत में रह रहे हैं और अगले 6 महीने रहने के इच्छुक हैं, तो उनको क्या हम लोग जनरली बोल देते हैं कि उनको बोल देते हैं जो रह रहे हैं या जो अगले 6 महीने रहने वाले हैं, तो वो रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सामान्य नागरिक के लिए है। इसमें इकट्ठा क्या क्या किया जाएगा, आपकी बायोमेट्रिक पहचान आपकी वो इकट्ठा की जाएगी, और आधार कार्ड की जो पहचान है उसको, मतलब कि उसको गवर्नमेंट इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। सिंपली है कि जितनी जनसंख्या भारत में रह रही है, बस उसका अपने पास में एक मुआयना करके रखना कि इतने लोग भारत में रह रहे हैं, उसी के लिए जो है एनपीआर लाया जा रहा है। बस इतना सिंपली समझो। इससे ज़्यादा सीए, एनआरसी, एनपीआर में कुछ भी समझने का नीड नहीं है। नहीं तो आप बस यूट्यूब और गूगल आप सर्च करते रहो, वहाँ से इतनी ही काम की चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बाकी आप जो है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का वीडियो देख डालो, अगर उससे आपका एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितना मैंने बता दिया बस आप इतना कर लो। अब अगला बात करते हैं एनआरआई क्या है, ओसीआई क्या है। ये भी हमारे नागरिकता में आता है, तो इसको कर लेते हैं। एनआरआई का मतलब होता है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन का मतलब है कि वह भारतीय हैं, ठीक है। क्या है वो, भारतीय हैं, लेकिन किसी काम से वो बाहर चले गए हैं। बाहर जैसे आप देखोगे कि जैसे बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट हो गया, यूएसए हो गया, या फिर रसिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने देश के जाते हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, ठीक है। तो नौकरी के लिए कहाँ गए हैं, बाहर गए हैं, उनको क्या बोला जाएगा, एनआरआई बोला जाएगा। अब अगर वो हमारे ही नागरिक हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मत तो वो दे ही सकते हैं ना, ठीक है। वो मत दे सकते हैं। जैसे आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी, उसमें चुनाव के ऊपर ही बनी थी, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है,
शायद आप रिलेट कर सको। तो वो क्या करता है कि वो बाहर जाके यूएसए में वो काम करता है, न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पे वो काम कर रहा होता है, लेकिन वोट देने के लिए भारत में आता है वोट देता है, लेकिन उसका वोट ऑलरेडी किसी और ने दे दिया होता है। जैसे कि आप प्रधानी का चुनाव में मतलब इन सब के जो छोटे मोटे चुनाव हैं उसमें आप देख लेते हो कि कोई अलग ही बंदा है जाके चुनाव दे के आ गया, ठीक है, या वो बंदा नहीं भी है, उसकी आईडी ले जाके चुनाव दे के आ गया। तो वही सेम चीज़ उसमें भी होता है, वो आता है मत देने आता है, लेकिन उसका चुनाव उसका मत ऑलरेडी कोई दे चुका होता है, तो उसको लेके फिर उसी पे वो मूवी पूरी बनी हुई है। यानी कि आप उससे रिलेट कर लो, यानी कि मत देने का अधिकार एनआरआई को है, लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कोई एनआरआई चुनाव नहीं लड़ सकता। वैसे सोचो ना कि अगर वो चुनाव लड़ लेगा, कल को बाय द वे चुनाव लड़ के वो पीएम हो गया, ठीक है, अब पता लगा कि जो है उसको काम यहाँ पे करना है और वो जो है काम वहाँ कर रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको भारत में रह के करना है और लेकिन बार बार वो बाहर भाग जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो यह चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन शिक्षा खाता मतलब शिक्षा के लिए किसी भी जगह जाके एडमिशन ले सके, कुछ भी कर लेगा, खाता किसी भी बैंक वगैरह में जाके खोल लेगा, तो ये सारी चीज़ें उनको फैसिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं ओसीआई की। ओसीआई जिसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको ओवरसीज का मतलब होता है, अगर हिंदी इसकी देखें तो सीमा समुद्र पारी है। समुद्र पारी का मतलब कैसे आप समझो कि इसको ओसीआई से आप रिलेट कर लो। जो हमारा इंडिया है, इंडिया के नीचे देखोगे तो क्या है, पूरा का पूरा समुद्र है, ठीक है। अब अगर कोई समुद्र पार देश है तो उसको हम क्या बोल दिए, समुद्र पारी बोल दिए। अब कोई अगर वहाँ रह रहा है तो उसके लिए हम क्या बोल दिए, समुद्र पारी है नागरिक, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप रिलेट कर लो। तो समुद्र पारी ये जो है ओसीआई, और एक टर्म पहले पीआईओ आता था। तो इन दोनों को 2015 में गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट के द्वारा एक कानून लाया, तो उस कानून के द्वारा इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो इतना बस आप याद रखना, ठीक है। ओसीआई कौन होंगे, जो भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन उनके पूर्वज वगैरह भारत के नागरिक थे वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, कभी कभी कुछ होगा कि कुछ वर्ड ऐसे निकल आएंगे, क्योंकि चीज़ों को आपको रिलेट करना होगा कि मैं शुद्ध इंग्लिश में ही बोलूँ, या आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं सारी की सारी इंग्लिश में ही बोलूँ। तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आपको चीज़ें क्लास में ही याद कराना। अगर वहाँ पे मुझे अवधी में बोलना पड़ रहा है, मैं अवधी में बोल दूँगा। भोजपुरी में बोलने का मन कर रहा है तो भोजपुरी में बोल दूँगा, जिससे वो चीज़ें जिस चीज़ से कनेक्ट हो जाएँ और आपके माइंड में चली जाएँ। आपको भी पता होगा, जहाँ पर हम लोग फीलिंग डाल देते हैं, इमोशन डाल देते हैं, आई फैक्टर डाल देते हैं, या फिर उसके साथ में थोड़ा सा उसका बीएल्ड विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। बीएल्ड मतलब जैसे हमारा माइंड सच में गंदा होता है, अगर कहीं पर अगर अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं हमारा माइंड उसको नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं पे बुरी चीज़ें होती हैं तो उसको माइंड तुरंत हमारा अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कि आप क्लास देख रहे होंगे, इतना अच्छा कंटेंट है, इतनी अच्छी सारी चीज़ें हैं। पहले दिन का ही वीडियो अगर कोई देखेगा तो पहले दिन का वीडियो ही लगभग 1400-1500 लोगों ने देख डाला है, ठीक है। उसके बाद से चीज़ें क्या हुई कि कभी 300 व्यूज आ रहे हैं, 400 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि लोगों का जो अच्छी चीज़ मिल रही है कहीं पे, उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, कि उनको ये बिलीव ही नहीं होता है कि कोई फ्री में अच्छी चीज़ें क्यों दे सकता है, ठीक है। तो वही है कि जब हमारे साथ में हमेशा से डर का बिजनेस किया गया है। अगर मैं एक लाइन इसके लिए बोलना चाहूँ तो किसी ने कहा है कि अगर कोई आपको अंधेरे का डर दिखा रहा है तो समझो वो अपना कोई चीज़ आपसे बेचना चाह रहा है। यानी कि अगर कोई आपको बताया कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो समझो उसके पास में टॉर्च है, वो कुछ ना कुछ बेचने का काम कर रहा है। जैसे मैं आया, मैंने बोला कि चीज़ें बहुत आसान है, जीएस है, जीएस को आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी कुछ भी अलग नहीं है, या कुछ वर्ड्स हैं और कुछ उसमें नंबर्स हैं, बस उनको आपको याद रखना है। याद कैसे कराना है वो चीज़ें मैं आपको जो है अगले वीडियो में बताने वाला ही हूँ, या फिर जो चीज़ें मैं हर एक वीडियो में जो मैंने इतनी मेहनत की है पिछले 3 साल 4 साल में, वो चीज़ें अपनी मेमोरी में ले जाने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे ज़्यादा आधे घंटे 40 मिनट का वीडियो पर डे का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उतने में आप क्या करते हो कि उससे तो ज़्यादा की मूवी होती है, शायद आप एक मूवी देख डालो उतने में। आप खाना खा रहे हो, एक बार सुन लो, अगले खाना खाने के बाद एक बार फिर प्ले करके एक जगह नोट्स बना लो। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें तो इसमें लिख नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड तो एक ही है, या तो मैं इसे मिटाऊँ फिर लिखूँ, टाइम आपका बर्बाद होगा। तो उसमें क्या है कि आप ये चीज़ें करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, और चीज़ें सच में इतना आसान हो जाएगा। अगले 3-4 महीने या 4 से 5 महीने में सारा का सारा कंटेंट आपके सामने होगा। इवन मैं नोट्स भी काम कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट का ज़्यादा 30 से 40 पन्ने का माइंड मैप के फॉर्म में आपके पास में नोट्स भी होगा। टेलीग्राम चैनल पे वो चीज़ें मैं डाल दूंगा, तो आप एकदम से निश्चिंत रहो।
मैं कोई डर का बिजनेस यहाँ पे करने नहीं आया हूँ। हाँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई चीज़ जब लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो यूट्यूब को ये लगता है कि हाँ ये बंदा सच में अच्छा काम कर रहा है, तो फिर यूट्यूब भी उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी 300 सब्सक्राइबर हुए हैं पिछले 3 दिन में। जब ये 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएगा तो यूट्यूब अपने आप इसको प्रमोट करने लगेगा। तब तक अगर आप लोगों को अगर मेरी मेहनत अगर सच में सच्ची लगे तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। जैसे आप पूरी वीडियो देख लो, आपको लगे कि हाँ ये बंदा सच में कंटेंट इसका अच्छा है, 40 मिनट 35 मिनट में ये सच में अच्छा कंटेंट दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसमें का 90% भी समझ में आ जाता है क्लास में, तो आप इसको बस शेयर कर दिया करो उन लोगों को जिनको सच में इनकी नीड है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अगर हम अपने दोस्तों की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह दिल्ली नहीं आ सके, लेकिन हो सकता है कि अगर उनको मैं ये चीज़ें अगर अब से ही कंप्लीट कराऊं तो अगले साल मतलब 6 महीना 7 महीना में वो कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लेंगे, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है। बस घर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बाहर नहीं आ पाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चीज़ें लास्ट तक देखो, 40 मिनट से कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे आप एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो, और आप हो सके तो आप शेयर कर दो, उन लोगों को भी पहुंचाओ। तो बस इतना सा ही रिक्वेस्ट है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को जो करना है वो करिएगा, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं खुद में, ठीक है। तो OCI नागरिक नहीं है, लेकिन इनके पूर्वज हैं। आवेदन करने पे 7 वर्ष बाद जो है जैसे आवेदन करने के 7 वर्ष पहले अगर वो भारत में रह रहे हैं तो उनको क्या हो जाएगी, उनको भारत का 7 वर्ष जब से अगर आवेदन करने के 7 वर्ष पहले से भारत में वो रह रहे हैं तो उनको जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। बस इसका सिंपल सा है। वो मत और चुनाव दोनों इनको जो है नहीं मिलता, यानी कि कोई संवैधानिक पद नहीं पकड़ सकते हैं। तो आप किससे रिलेट करोगे, यहाँ पे देखो, आप इसे कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने इसको मूवी भी बना दिया था। मत ये दे सकता है, लेकिन OCI वाला मत नहीं दे सकता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, यानी कि OCI मत नहीं देगा, चुनाव भी नहीं लड़ेगा, संवैधानिक पद भी कोई धारण नहीं कर पाएगा। यह जो है एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या OCI लोग जो है संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं कि नहीं, ये किसी PCS एग्जाम में आया था। इनको भी सेम है, शिक्षा और खाता दोनों खोलने की जो है इनको आज़ादी है, ये भी अपना वो सब चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई चीज़ छूट रहा हो आप लोग, जैसे कल शायद एक चीज़ छूट गया था, कल वाले वीडियो में नहीं, वो छूटा चंद्रयान वाले वीडियो में, कि हम लोग जो उसकी लैंडिंग करने वाले हैं वो 70 डिग्री साउथ में करने वाले हैं, उसकी सॉफ्ट लैंडिंग। तो ऊपर मैंने लिखा था, वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। अब रही बात क्वेश्चन की, क्वेश्चन मैं अभी बना के चाहे कम्युनिटी वाले पे 5 से 7 क्वेश्चन जो कि PCS में, UPSC में या और किसी एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मैं उसको वहाँ पे डाल दूँगा या तो फिर टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। और जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है वह आपकी जो है मंडे से प्रॉपर होगी, 15-20 मिनट की क्लास होगी करंट अफेयर्स की, और उसका प्रॉपर आपको जो है 1 पेज का पर डे का 1 पेज का नोट्स होगा, और उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँ कि एक एडिटोरियल भी डेली का मैं कवर करा दूँ होलिस्टिक वे में, चाहे द हिंदू का या फिर और जिस भी पेपर का, उसको जो है एक एडिटोरियल रहेगा और वही करंट अफेयर्स को अच्छे से करेंगे, और उसका भी नोट्स इसी माइंड मैप के फॉर्म में जो है आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का। और जो मैंने बोला था करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स बनाने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ कि शॉर्ट्स तो पता नहीं आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि एक शॉर्ट डाला था शायद उसको 20-25 लोगों ने देखा। तो अगर मैं देखूँगा कि अगर आप लोग अगर उसको पसंद करते हैं, आज या कल मैं डाल दूँगा शॉर्ट पर डे जो है 5 क्वेश्चन का, तो आप उसको कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया। और अब एक जो ये वाली जो बातें मैंने की है, अभी तो शायद वीडियो जो है 35 से 40 मिनट बन ही गया होगा, तो इसको मैं या तो इस क्लास के जस्ट बाद या तो मैं कल जो है इस पर अच्छे से पूरा माइंड का फंक्शन कैसे है, हमारा माइंड काम कैसे करता है, इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, इन्वायरमेंट, इन सबको कैसे मैंने याद किया, कि आज अगर कोई अगर मेरे से बोले कि बिना देखे तुम चीज़ों को पढ़ा सकते हो क्या, मैं बोलूँगा आराम से मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई चीज़ ये करने की नीड नहीं है, या कुछ टाइम बाद मैं चीज़ों को लाइव पढ़ाऊँगा, तो आप लोग क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो कहीं से भी, कोई भी क्वेश्चन, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो
कैसे वो चीज़ें मैंने अपने माइंड में लेके मैंने उनको रखा है, जबकि आप किसी भी बैकग्राउंड को, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे आर्ट साइड के रहे हों, साइंस के रहे हों, क्योंकि मैं चीज़ों को अलग अलग करके देखता ही नहीं हूँ। जैसे कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो क्या बात करती है, यही तो बात करती है ना कि जो आर्ट का बच्चा है वो मैथ भी पढ़ सकता है, जो मैथ का बच्चा है वो भी आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। अब जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी ऐसे होगी, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, ठीक है, कुछ भी बटा नहीं रहेगा, 12th में कुछ नहीं बटा रहेगा या ग्रेजुएशन में कुछ नहीं बटा रहेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसी पे काम कर रही है, तो मैं इसी पे पढ़ाने वाला हूँ, कैसे आप कोई चीज़ अपने माइंड में रखो, इस पे बात करेंगे हम लोग। जो बात करेंगे कि जीएस को कैसे मैंने अपने माइंड में रखा है, और थोड़ा सा ट्रिपल आर के बारे में एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्या मुझे इस पे जो है डेली अगर मैं आने पे जो प्रीवियस क्लास है, जैसे मैं अगर खड़ा हो गया, जैसे मैं पूरा शेड्यूल बता दिया, प्रीएम्बल एक एक मिनट में दोनों बता दिए, कि 1 मिनट में जो 12 शेड्यूल हैं तुरंत उसको जो है कवर करा दिया, और उसके सामने बस मैं ट्रिक बोलता गया कि मैंने इसको कैसे याद किया था या कैसे मैंने आपको याद कराया था। या जो कल वाली क्लास थी सोर्सेज वाला, उसको अगर मैं बताऊँ तो कैसे, अगर मैंने जैसे फंडामेंटल राइट का वो बोला था, आपको दिया था ना क्विज, जैसे यूएसए का है, अच्छा जिन लोगों को लग रहा है क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है वो यहाँ से छोड़ भी सकते हैं, 1-2 मिनट की क्लास और होगी। जैसे यूएसए का हम लोगों ने क्या किया था, सुपर पावर किया था। कनाडा याद आ रहा है, खाना केंद्र मजबूत जो किसी की ना सुने। जर्मनी जर गई मनी याद आ रहा है ना। या फिर जैसे हम लोगों ने और क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया का किया था, ऑसम किया था, याद आ रहा है। भाषा सम से समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे क्या करूँगा कि मैं, अगर आप लोग कहेंगे कि डेली आने के बाद जो प्रीवियस क्लास का रहेगा उसको मैं 2 मिनट में बिना देखे सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। फिर अगर कुछ लोगों को अगर उसमें से अच्छा लगेगा वो उतनी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप कहीं भी डाल सकते हो, शेयर कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। बस जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अभी यूट्यूब कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। पहला वीडियो 1400 लोग देखते हैं, दूसरा तीसरा वीडियो जो है 400 लोग 500 लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी एक हिसाब से अच्छा ही है। जो चीज़ें अच्छी होती हैं बस उनको थोड़ा सा टाइम लगता है कि लोग उसको एक्नॉलेज मिले, लेकिन जब एक बार ले लेंगे मुझे पता है कि ये चीज़ें सभी को बहुत पसंद आने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, इनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। जय हिंद।